हेलो एवरीवन। मैं स्वप्निल डिकोडर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल फॉर्म्स एंड डिस्कस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है कि जब हम किसी डेटाबेस में डेटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो टेबल है, ठीक है, उसमें जो भी क्या आता है, जो भी रिडंडेंसी आती है, जो भी डुप्लीकेसी आती है ना, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही हमें इसीलिए पड़ती है कि जब हमारी टेबल में डेटा रिपीट हो, हमारी टेबल में रिडंडेंट डेटा हो। ठीक है, तो उस केस में हम टेबल से रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए उस टेबल को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दिस प्रोसेस हेल्प अस टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी ऑफ डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ रिलेशन और ए सिंगल रिलेशन। ठीक है, मतलब कि सिंगल टेबल से या मल्टीपल टेबल से क्या होता है कि हम जब उसमें रिडंडेंसी आती है तो उसको नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से रिमूव करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, जैसे कि अपडेशन एनिमली, इंसर्शन एनिमली और डिलीशन एनिमली, ये सारी एनिमली मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक तरह की प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि जब हमारे टेबल में इस तरह की प्रॉब्लम से राइज हो जाए, है ना, डिलीशन एनिमली, अपडेशन एनिमली और इंसर्शन एनिमली, तो ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, जब हमारी टेबल में रिडंडेंसी होती है, तो इसी वजह से हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले हम इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं, ये तीनों टर्म्स क्या हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, उसमें उसमें कुछ स्टूडेंट की आईडी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी है कुछ। ठीक है, और कोर्स नेम है। सपोज स्टूडेंट के नेम मान लेते हैं हम ABCDE। ठीक है, कोर्स आईडी है, मान लो सपोज हमारे पास 101, 101, 201, 202 एंड 101। कोर्स नेम है हमारे पास CS, EC, ME एंड CS। ठीक है, तो तो इस टेबल में मान लो हमारे पास एक ऐसा कोई कोर्स है, ठीक है, जिसमें किसी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं कराया है। ठीक है, मान लो कोई कॉलेज है, उसमें अभी कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ है या स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में अभी किसी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट नहीं कराया है, तो लेकिन हम उस कोर्स की डिटेल तो हमें रखनी पड़ेगी, लेकिन इस टेबल में हम उस कोर्स की डिटेल को नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंसर्शन एनिमली। ठीक है, कि जब हम किसी दूसरे डेटा की वजह से जो डेटा हम टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं वो ना कर पाएँ, तो ये हमारा इंसर्शन एनिमली हो गया। ठीक, अब बात आती है डिलीशन ऑफ एनिमली। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट का जो कोर्स का डिटेल है वो हमें नहीं चाहिए, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में जब हम डिलीट करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड और कोर्स का रिकॉर्ड दोनों साथ में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ अनवांटेड डेटा है जिसको हम टेबल से हटाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कुछ वांटेड डेटा जो हमें चाहिए कि टेबल में हमारे रहे वो भी डिलीट हो जा रहा है ना, तो ये होता है हमारा डिलीशन एनिमली। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज अपडेशन एनिमली। तो अपडेशन एनिमली क्या कहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 101 जो कोर्स आईडी है वो CS की है। ठीक है, फिर 101 कोर्स आईडी CS की है। सपोज हम चाहते हैं कि जो 101 कोर्स आईडी है वो EC की हो जाए। ठीक, तो उस केस में हमें हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, जहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है, जहाँ 101 के साथ CS है वहाँ पे हर जगह पे हमें CS की जगह EC करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने सिर्फ एक जगह CS की जगह क्या कर दिया, EC कर दिया, तो उस केस में हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहीं 101 के अकॉर्डिंग CS पड़ा हुआ है, कहीं EC पड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये हमारा अपडेशन एनिमली होता है। ठीक है, अब हम लोग तीनों नॉर्मल फॉर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे।
तो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि इसमें सारी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, एटॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिक जैसे कि आपको पता है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए। जैसा कि या फिर इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि 1NF में हमारा जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं, ये टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर में दो दो डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, एक एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग दो दो फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ एटॉमिक नहीं है। एक सेल में हमारी क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम ये क्या कहेंगे, इसको हम मल्टी वैल्यूड कहेंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है 1NF में। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसा होगा ये हमारा 1NF में नहीं होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नो रिपीटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, एक ही सेल में दो वैल्यूज आ रही हैं। हेयर एन एटॉमिक वैल्यू रिफर टू दैट वैल्यू दैट कांट बी डिवाइडेड इन द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए एटॉमिक जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके। जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे 1NF में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या किया हमने। जो एम्प्लॉय ID 14 थी, जिसका नेम जॉन था, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग दो फ़ोन नंबर था, तो हमने उसको दो अलग अलग रोज़ में कन्वर्ट कर दिया जब हम 1NF में किया इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय ID 14 के करस्पॉन्डिंग जॉन, फ़ोन नंबर दिस एंड एम्प्लॉय स्टेट यूपी। फिर सेकेंड रो हमने क्या बनाई, इस वैल्यू के लिए बनाई। ठीक, तो हमने ये क्या किया, इसको दो अलग अलग रोज़ में तोड़ दिया। ठीक, दो अलग अलग रोज़ में लिख दिया, तो उससे हमारा ये जो पूरा का पूरा टेबल हो गया, क्या हो गया, ये 1NF में हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब आ गया हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है, सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या होती है 2NF की, कि जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी हमारा टेबल है, वो 1NF में होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपको क्वेश्चन दिए होते हैं एग्जाम्स में या कहीं भी, तो उनमें जो रिलेशन दिया हुआ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है, 1NF में होता ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 2NF की बात कर रहे हैं, तो 2NF में हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, कि हमारा रिलेशन 1NF में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि उसमें क्या होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब पार्शियल डिपेंडेंसी से क्या मतलब है, पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने के लिए हम एक मान लो एक रिलेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है RABCD। ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। इसमें दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास, AB to D एंड B to C। ठीक, अब अगर हमें कोई भी रिलेशन और उसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको उसका क्लोजर निकालना पड़ता है। ठीक, क्लोजर क्यों निकालते हैं हम, क्योंकि क्लोजर से हमको क्या फाइंड आउट करना होता है, कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैंडिडेट की निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर हम किसका निकालेंगे, हम यहाँ पे इनकमिंग एज बनाते हैं। ठीक है, जहाँ से जहाँ जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है उस तरह से हम एज बनाते हैं। जैसे AB क्या कर रहा है, D को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमने क्या किया, AB to D ऐसे एज बना दी। देन B to C, ठीक है, B क्या कर रहा है, C को डिटरमाइन कर रहा है, तो B to C हमने एक एज बना दी। अब यहाँ पे क्या कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसपे कोई इनकमिंग एज नहीं है। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट है A और B, जहाँ पे कोई इनकमिंग एज नहीं है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे राइट हैंड साइड में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें किसी भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं हम। तो यहाँ पे A और B यहाँ पे नहीं है। ठीक है, या फिर हम इनकमिंग एज से भी देखें तो A और B पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A और B का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, A और B के क्लोजर से हमें क्या, A और B तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और फर्दर AB से हमें क्या मिल रहा है, D, और B से हमें C भी मिल जा रहा है। तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसके क्लोजर से, ठीक है, हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए। ठीक है, हम रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाएँ,
तो वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, हमारा कैंडिडेट की कहलाता है। ठीक है, तो इस रिलेशन के लिए ए बी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक, अब बात आती है दो टर्म्स की, दैट इज प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हमारा की का पार्ट हो, वो एट्रीब्यूट जो हमारे की का पार्ट हो। ठीक है, पार्ट ऑफ की। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, या फिर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक, ये हम कह सकते हैं। उसके अलावा एक आता है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसा कि ये प्राइम का उल्टा होता है, मतलब कि जो कि हमारे की का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारे कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारे क्या है, की का, कैंडिडेट की का पार्ट है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक, तो ये दो टर्म्स हमने समझ लिए। तो पार्शियल की डिफिनीशन हमें क्या कहती है, पार्शियल की डिफिनीशन हमें ये कहती है कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट मतलब कि की का पार्ट, ठीक है, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट जब क्या करे, किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, ठीक है, मतलब कि जो की का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, इस केस में हमारी क्या आ जाएगी, पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक, पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा कोई केस है कि कोई की का पार्ट किसी ऐसे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है जो की का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी और हमारा जो रिलेशन है वो 2NF में नहीं होगा। लेकिन अगर सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम चेक करते हैं और उसमें ऐसी कंडीशन नहीं अराइज होती है, तो वो हमारा जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो 2NF में हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी ली हुई है एग्जाम्पल के लिए, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि वो 2NF में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, AB टू D। ठीक, तो AB क्या है हमारा, हमने की क्या निकाला है, AB। ठीक है, तो AB हमारा क्या है, AB क्या हमारा प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, नहीं है, ये पूरा का पूरा की है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या कहता है कि कोई भी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, लेकिन ये हमारा पूरा का पूरा की है। अगर यहाँ पे सिर्फ ए या सिर्फ बी होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट होता। ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है हमारे पास, B टू C। ठीक है, तो यहाँ पे B क्या है, हमारे की का एक प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि की का एक पार्ट है। ठीक है, जैसा कि की हमारा AB है, तो B की का एक पार्ट है। और ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, C, क्योंकि C हमारे की का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, जिस वजह से ये हमारा रिलेशन क्या है, 2NF में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, पार्शियल डिपेंडेंसी की डिफिनीशन लिखी हुई है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन इंटायर कैंडिडेट की, इट डिपेंड्स ऑन ओनली ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरे के पूरे की पे डिपेंड होने की बजाय की के किसी पार्ट पे डिपेंड हो जाए, है ना। वही हमने अभी बात की कि जब प्राइम किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर दे तो वो हमारा क्या हो जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसी। और जहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी वहाँ सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम टेबल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, एक हमारे पास टीचर टेबल है। ठीक है, इस टीचर टेबल में क्या हो रहा है कि देखो, जो टीचर की एज है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, टीचर की आईडी पे।
अभी हम कैसे कह रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे जब 25 है ना टीचर आईडी, तो उसके करस्पॉन्डिंग टीचर एज क्या है 30 है, 47 के लिए 35 है, 83 है तो 83 के लिए 38 है। ठीक है, तो हमारे जो टीचर की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टीचर आईडी पे। जबकि टीचर आईडी जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यूज जो हैं वो यूनिक नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की तो बन नहीं सकता। ठीक है, की बनने के लिए या कैंडिडेट की बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यूज यूनिक टाइप की होनी चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट की नहीं है। तो हम इन दोनों को मिला के क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट और टीचर आईडी को मिला के कैंडिडेट की बना रहे हैं। ठीक, तो जो टीचर एज है उसको किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, टीचर आईडी और सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा क्या है कैंडिडेट की है इस टेबल की, इसको इसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे की पे डिपेंडेंट होने की बजाय ये क्या कर रहा है, की के एक पार्ट पे दैट इज टीचर आईडी पे डिपेंडेंट हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी, पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। ठीक, पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। वही चीज़ कि एक जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब कि एक की का पार्ट किसी ऐसे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है जो क्या है, की का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई, मतलब कि क्या है ये हमारा 2NF में नहीं है। ठीक, अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल हम किसकी बनाएंगे, जो हमारी की है, कैंडिडेट की है इस टेबल में, इस रिलेशन में। तो हमने क्या की, टीचर आईडी और सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एक टेबल बना दी, और एक टेबल हम बनाएंगे जो भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना रिलेशन में, है ना। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। तो यहाँ पे टीचर आईडी और टीचर एज, है ना, ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि टीचर एज जो क्या हो रहा है, वो टीचर आईडी और सब्जेक्ट पूरे के पूरे इस पे डिपेंडेंट होने के बजाय, दैट इज कैंडिडेट की, वो टीचर आईडी पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो टीचर आईडी और टीचर एज की हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसकी अलग टेबल बना देते हैं। ठीक, तो इसकी हमने अलग टेबल बना दी, टीचर आईडी और टीचर एज। तो इससे क्या हुआ, देखो जो यहाँ पे वैल्यूज का रिपीटिशन हो रहा था 30 दो बार, है ना, 38 यहाँ पे भी, तो यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है वैल्यूज का। ठीक है, रिडेंडेंसी नहीं आ रही है। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम 2NF में जब रिडेंडेंसी आती है, जब पार्शियल डिपेंडेंसी आती है, तो कैसे हम उसको, उस टेबल को 2NF में डिकम्पोज करते हैं। ठीक, अब बात आती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए किसी भी टेबल को दो कंडीशन होती है। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन इज कि जो हमारा रिलेशन है, जो टेबल है, वो क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म मीन्स क्या, कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या, कि उसमें कोई भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मतलब है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी से मतलब है कि कोई भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या करे, डिटरमाइन न करे। अब अभी हमने प्राइम और नॉन प्राइम की बात की कि नॉन प्राइम मतलब क्या, नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैंडिडेट की। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है, वो एक ऐसे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है जो खुद की का एक पार्ट नहीं है। ठीक, तो ये होती है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर नहीं होती है तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी लिखी हुई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू बी इफ ए और बी बिलोंग्स टू नॉन प्राइम। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है डेफिनेशन यहाँ पे। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है आर, ठीक है, जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास ए टू बी एंड बी टू सी। अब सबसे पहले कोई भी रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई तो हम क्या करते हैं, उस पर उसका कैंडिडेट की निकालते हैं। ठीक है, इस टेबल में इस रिलेशन में कैंडिडेट की क्या है, और कैंडिडेट की के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लोजर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लोजर के लिए हम क्या देखेंगे, ए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए हमारा बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी यहाँ पे सी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक, तो ऐसे हमने एरो
एरो डायग्राम बना के चेक किया, तो एरो डायग्राम से ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जहाँ पे कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है, दैट इज ए। ठीक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसपे कोई इनकमिंग एज नहीं है। तो या फिर हम चेक कर सकते हैं एक ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारा राइट हैंड साइड में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो है हमारा ए। ठीक है, तो ए का हम क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे। ठीक है, अब ए का जब हम क्लोजर निकालेंगे तो हमें क्या, ए के क्लोजर से ए तो मिल ही जाएगा, ए से फर्दर हमें यहाँ क्या मिल रहा है, बी, और बी से क्या मिल जा रहा है, सी। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या है, ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कैंडिडेट की, क्योंकि इसके क्लोजर से हमें रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट की हमने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करेंगे कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है कि कोई भी नॉन प्राइम अगर नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर देता है तो वहां पे क्या आ जाएगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ जाएगी और 3NF में नहीं होगा। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा कैंडिडेट की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट की किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी क्या कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है। बी भी हमारा क्या है, की का पार्ट नहीं है, और सी भी हमारा कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक नॉन प्राइम को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई, और जब ये आ गई तो हमारा क्या है, यहाँ पे 3NF नहीं होगा, ये 3NF में। ठीक, तो अगर एक भी मान लो कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है और बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, तो अगर कोई एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना उस नॉर्मल फॉर्म की जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है, तो पूरा का पूरा रिलेशन हमारा उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी हम थर्ड NF की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको ऐसी मिल गई, पहली तो 3 NF में पहली वाली, लेकिन सेकंड जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो ऐसी हमको मिल गई कि जो जिसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो हमारा जो भी दिया हुआ है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको टेबल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं इस टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब रिपीटिशन हो रही है वैल्यूज का, है ना, रिडंडेंसी आ रही है यहाँ पे। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो हमारा रिलेशन था, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक, हमारा की क्या था, कैंडिडेट की हमारा क्या था, ए था। ठीक, तो ये बी टू सी हमारी क्या थी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी। ठीक है, यहाँ पे ये 3NF में नहीं था, ये हमारा ठीक था, ये 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो जब हम 3NF में जब हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं, है ना, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो वहां पे एक टेबल हमारी किसकी बनती है, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा था, बी टू सी। ठीक है, तो BC की एक हमने टेबल बना दी, जैसे कि हम 2NF में कर रहे थे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसकी एक टेबल हम बना दे रहे थे। तो यहाँ पे भी BC हमारा क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसकी हमने एक अलग टेबल बना दी। और एक टेबल बनेगी हमारी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, ए है। ठीक है, तो एक टेबल बनेगी हमारी, एक टेबल में ए रहेगा, और कैंडिडेट की हेल्प से हम जिसको डिटरमाइन कर रहे हैं, देखो बी। ठीक है, पूरे के पूरे कैंडिडेट की से अगर हम किसी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाए तो उसको भी हम कैंडिडेट की वाली टेबल में रखेंगे। तो ए क्या कर रहा है, ए हमारा बी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए बी की एक टेबल बन गई। तो जब हमने इस टेबल को दो टेबल में डिकम्पोज किया, तो देखो यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग x, 2 के करस्पॉन्डिंग y, 3 के करस्पॉन्डिंग z। तो यहाँ की जो रिडंडेंसी थी वो यहाँ खत्म हुई। ठीक है, यहाँ हमारी टेबल जो है नॉर्मलाइज हो गई। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए हमारे पास एक और आसान सा तरीका है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये क्या कहता है, मान लो हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है, P टू Q। तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है दैट इज P, वो हमारा क्या होना चाहिए, सुपर की या फिर कैंडिडेट की। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट अगर हमारा कैंडिडेट की है तो वो सुपर की तो होगा ही होगा, तो हम कह सकते हैं सुपर की या फिर कैंडिडेट की। या फिर राइट हैंड साइड वाला जो एट्रीब्यूट हो वो क्या होना चाहिए,
प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये और की कंडीशन है। इन दोनों में से अगर एक भी कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाती है तो जो हमारा रिलेशन है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है यहाँ पे, वो हमारी क्या हो जाएगी, 3NF में हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल में क्या था कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ था RABC, ठीक, और दो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी A to B एंड B to C। ठीक, तो उस केस में हमने ट्रांजिटिव वाली कंडीशन से चेक किया था, तो हमें पता चला था क्या कि B to C हमारी क्या है, 3NF में नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही। अब हम इस वाली कंडीशन से देख लेते हैं। तो ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये पूरा रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, 3NF में हो जाएगा। चलो, तो पहले फंक्शन पहली को चेक किया हमने, तो पहली में क्या है, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या ए हमारा सुपर की है। इसमें हमने जो अभी हमने की निकाला था, क्या था, ए हमारी क्या थी यहाँ पे, ए हमारी कैंडिडेट की थी। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या ए हमारा कैंडिडेट की या सुपर की है। ठीक है, तो हाँ, ए हमारा कैंडिडेट की है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 3NF में है। ठीक, और अब सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं, क्या बी हमारा कैंडिडेट की है, नहीं, बी हमारा कैंडिडेट की नहीं है। ठीक, तो क्या सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, सी भी प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो मतलब ये इसमें दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि एक भी कर जाती तो ये हमारा जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये 3NF में हो जाता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इस वजह से ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, 3NF में नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, P एक्ट एज ए सुपर की और Q एक्ट एज ए प्राइम एट्रीब्यूट, मीनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ Q इज ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है 3NF की। वही सेम एग्जांपल हमने डिस्कस किया, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इस टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक हमने टेबल बना दी की। ठीक है, और की डायरेक्टली हमारा क्या कर रहा था, ए हमारा की था और वो डायरेक्टली बी को डिटरमाइन कर रहा था, तो ये हमारी एक टेबल बन गई। और दूसरी टेबल हमारी बन गई उस फंक्शनल डिपेंडेंसी की। ठीक है, जो हमारा क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, दैट इज B to C। ठीक, तो ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब एक और बात कि जैसे हमने 3 नॉर्मल फॉर्म्स की बात की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, 1NF होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, 2NF होता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, 3NF होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिफिनीशन में भी देखा कि कोई भी रिलेशन, ठीक है, अगर हमारा क्या है, 3NF में है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो 1NF और 2NF में होना ही होना चाहिए। ठीक है, वही वही चीज ये डायग्राम दिखा रहा है। 2NF की बात करें तो कोई भी रिलेशन अगर हमारा 2NF में है तो 1NF में होगा ही होगा, होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी, और सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, 1NF होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।